Hello everyone, I am Shreya and I am here to just discuss about respiratory system. हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम बस इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स हैं हम उन्हें देखेंगे और बस हम इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे कि कैसे कैसे जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में इंटर करता है, फिर किस किस पार्ट में जाता है। और अगर मैं बहुत डेप्थ में जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और मुझे खाली यहाँ पे इंट्रो देना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो बेसिकली अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं। एक होता है ब्रीदिंग, यानी कि एक ब्रीदिंग, जनरली हम सुनते हैं अरे वो ब्रीद नहीं कर रहा है या ब्रीदिंग क्या होता है। एक होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो ब्रीदिंग होता है ना उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, इन मतलब अंदर और एक्स मतलब बाहर, ठीक है। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन, हमें बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे जिसका आधा मीनिंग तो हम खाली और खाली उसके जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना उसको तोड़ तोड़ के ही समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। जस्ट लाइक ब्रीदिंग में क्या आता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। मतलब इन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, इंस्पिरेशन में हम डेफिनेटली ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और CO2 को हम एक्सपिरेशन में बाहर छोड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि जो इंस्पिरेशन होता है उसमें हम CO2 को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं एक्सपिरेशन में। तो इसमें ना दो काइंड ऑफ प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्टिव प्रोसेस, एक होता है पैसिव प्रोसेस। तो जो एक्टिव प्रोसेस होता है उसमें हमें यूज़ करना पड़ता है ATP का, यानी कि अपनी बॉडी की एनर्जी का, ठीक है। और जो पैसिव प्रोसेस होता है उसमें वो पैसिव होता है, उसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। तो जो हम सांस लेते हैं, O2 को अंदर लेते हैं, उसमें वो किसका यूज़ करना होता है, ATP का, क्योंकि वो एनर्जी जाती है उसमें, ठीक है। लेकिन जो हम एक्सहेल करते हैं ना, CO2 को बाहर छोड़ देते हैं, तो उसमें हमें O2 का एनर्जी का यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो अगर अब हमें यहाँ बात करूँ कि रिस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्लियर हो गई, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इज इक्वल टू ब्रीदिंग, ठीक है। बट व्हाट इज रिस्पिरेशन, क्योंकि हमारे पास तो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम, आप इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं कि ये एक पूरा सिस्टम है। रिस्पिरेशन मतलब एक किसी सिस्टम की बात हो रही है जिसका हम स्टडी करेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम इसका पूरा सिस्टम है, एक फ्लो डायग्राम है, एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि हमने एक्सहेल कर लिया, इनहेल कर लिया, एक्सहेल कर दिया O2 और CO2 का। तो O2 जब अंदर गया ना तो हमारे लंग्स के पास जा रहा है और वहाँ जाने के बाद O2 कैसे सेल्स तक जा रहा है, टिश्यूज़ तक जा रहा है, कैसे वो ATP को बना रहा है और कैसे हमारी बॉडी में यूज़ हो रहा है। तो ये एक पार्ट हो गया रिस्पिरेशन का, मतलब कि आफ्टर इनहेल तो O2 का हम कैसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके लिए होता है। मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ O2 विच एंटर्स इन आवर बॉडी बाय इनहेलेशन, ये हो गया हमारा रिस्पिरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको और इजली बताना चाहूँ तो जैसे हम सब ने आलू का पराठा या किसी भी चीज़ का पराठा ऐसा खाया होगा, इनफैक्ट पनीर पराठा भी खाया होगा। तो पनीर में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बट अगर मैं यहाँ आलू के पराठे की बात करूँ, क्योंकि बहुत सबसे कॉमन होता है आलू का पराठा, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो हमारी बॉडी में जाएगा, उसका डाइजेशन होगा, तो उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज भी हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स तक या स्पेसिफिक टिश्यूज़ तक जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। डेफिनेटली अगर हमें अपनी बॉडी में एक जगह से दूसरे का कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ब्लड, ठीक है। तो ब्लड ही 99% चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें क्या होगा, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में ना O2 का भी यूज़ होता है। हमने इनहेल किया, O2 हमारे लंग्स में गया, वहाँ पे एक एल्वियोलाई नाम का स्ट्रक्चर होता है, इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है, सबसे बेसिक कह सकते हो आप, लंग्स का सबसे छोटा पार्ट होता है। तो वहाँ से ब्लड आता है, ब्लड अपना CO2 दे देगा, O2 ले लेगा, किससे, लंग्स से या फिर एल्वियोलाई से, और वो O2 लेकर के चला जाएगा ब्लड हमारा सेल्स के पास या टिश्यूज़ के पास, और वहाँ जाके क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफर चलेगा। जैसे हम अपनी जनरल लाइफ में क्या करते हैं, कहीं पेमेंट करना होता है, उसके बाद ही हम कोई सामान ले पाते हैं। अगर हम किसी दुकान पे गए, हमें फॉर एग्जांपल गर्मी इतनी चल रही है, हमें आइसक्रीम खरीदना है, आइसक्रीम खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है हम गए आइसक्रीम दो। अगर वो हमारी अपनी दुकान नहीं है, हमारे रिलेटिव की दुकान नहीं है, तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद हम उनसे कोई एक्सचेंज में कोई सामान ले पाते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफर हमारी बॉडी के अंदर भी चलता है। पहले हम उनको, जो भी दुकान वाले होते हैं, उन्हें हम पेमेंट करेंगे या फिर उनसे पहले आइसक्रीम लेंगे और फिर उन्हें पेमेंट करेंगे। जनरली हम फ्री में नहीं लेते हैं, पेमेंट करके लेते हैं, ठीक। वही हम समझिए हमारी बॉडी के अंदर भी पेमेंट सिस्टम चलता है। इसमें क्या चलता है, ब्लड आएगा, एल्वोलाई से अपना पेमेंट देगा या फिर पहले सामान लेगा, O2 और CO2 दे देगा, फिर जाएगा हमारे सेल्स के पास, स्पेसिफिक टिश्यू के पास, वहाँ भी एक्सचेंज कर लेगा, उसको O2 दे देगा और उसे CO2 लेगा और फिर जाएगा हमारे लंग्स के पास करेगा। और बीच में हमारा मीडियम क्या होता है, बीच में मीडियम होता है हमारा हार्ट जो होता है ना, वहाँ से ये सारी चीज़ें चलती हैं। हार्ट में क्या है, इधर मान लो ये लंग्स है, ये हार्ट है और नीचे हमारे टिश्यूज़ हैं।
तो ये लंग्स है, लंग दिया O2 इधर, O2 इधर, मतलब कि O2 वाला ब्लड आया इधर। अब डेफिनेटली हमारे लंग्स के पास वो मोटर नहीं है ना कि वो प्रेशर से पूरे बॉडी में ऐसा ब्लड भेज दे। उस प्रेशर के लिए हमें एक मोटर की ज़रूरत होती है, और हमारी बॉडी का मोटर क्या है? हार्ट है। तो हार्ट ना एज अ मीडिएटर का काम करता है, वो मोटर वाला काम करता है। ये ऑक्सीजन, ये लंग्स है, यहाँ से ऑक्सीजन आया हमारे हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर से हमारे पास गया सीधा टिश्यू में, क्योंकि ये पंप किया गया टिश्यू में, फिर यहाँ से वापस आएगा हमारे हार्ट के पास, फिर ये पंप किया और फिर ये सीधा चला गया लंग्स के पास। और जो लंग्स के पास ब्लड हमारी बॉडी से जाता है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें CO2 होता है। ठीक है, फिर हमारा लंग्स क्या करेगा, उसका CO2 बाहर फेंकेगा, बाहर से फिर इनहेल करेगा ऑक्सीजन, और फिर सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक, तो अगर हम ना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा लंग से सारा काम नहीं कर देता है, इसमें हमारे हार्ट की भी ज़रूरत होती है पंप के लिए, और ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे वापस लंग्स के पास भेजने के लिए, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारे टिश्यू के पास भेजने के लिए एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है, जो है हमारा हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूँ, O2 है, हमारी बॉडी है, और बाहर क्या निकल रहा है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एक उसके एस्पेक्ट से बता दूं। O2 है, अंदर गया, हमारे बॉडी में जो भी कार्ब्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, उन सबको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और फिर क्या हमारे पास बन के निकलेगा, हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बाई प्रोडक्ट क्या होगा। बॉडी में हमारे अब कुछ भी खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ना हमारी बॉडी को चलने के लिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, या कुछ भी काम करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, और फिर बदले में क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा। CO2 क्या है, जो हमें एक्सहेल करना है। ठीक है, हमारे टिश्यू के पास, ये सारी चीज़ें टिश्यू के अंदर होंगी, सारे टिश्यूज़ के अंदर ये सारे काम हो रहे होंगे। फिर वो क्या करेगा, CO2 निकालेगा, ATP निकालेगा। ATP कहाँ से निकालेगा, जो भी फूड पार्टिकल्स हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट होती हैं, फैटी एसिड, कार्ब्स और ग्लूकोज, ऐसे ऐसे कर करके फिर उसको ऑक्सीडाइज करेगा, उसके ऑक्सीडाइज के पास ये सब निकल रही हैं, और ये सब बिना एनर्जी के नहीं हो रहा है। ठीक है, वी नीड एनर्जी फॉर दिस। तो यहाँ पे CO2 है, ATP है, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा, जो भी H2O होता है, जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं उसके अलावा भी। तो ये जो एक्सेस H2O हो जाता है ना, वो बाद में हम जाके डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब जो हम यूरिन के थ्रू अपने एक्सक्रीटा जो हमारा होता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो नेक्स्ट टाइम जब भी हम पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। उसके वजह से क्या होता है ना, अब हम बात करते हैं अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, या पूरा सिस्टम क्या होता है रेस्पिरेटरी, जैसे मैंने बताया कि ब्रीदिंग, खाली एक्सहेल, इनहेल, हाँ। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि O2 का यूटिलाइज कैसे कैसे हो रहा है। तो O2 ऐसा डायरेक्ट पाइप के थ्रू तो जा नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो उसको 1 बाय 1 नेक्स्ट स्टेप में भेज रहे हैं, फिर वहाँ से आके हमारे बॉडी के पास पहुँच रहा है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे और एक पॉइंट आउट करना चाहूँगी, एज अ नीट स्टूडेंट आपको एक रिकॉल हो जाए कि अदर ऑर्गेनिज्म में रिस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा था और कैसे हो रहा था। इसके लिए मैं बाकी एक बेसिक से लेके चलना चाहूँगी कि जैसे यूनिसेलुलर, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनके में कैसे हो रहा था, एक रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसमें क्या था, एक सिंगल सेल था, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के थ्रू रिस्पिरेशन चल रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था कि O2 तो है, मतलब सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि एक कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम वाला सीन नहीं है, तो एक सिंपल सेल है, उसी सेल से सिंपल डिफ्यूजन से इन आउट हो रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर पोरीफेरा पे, पोरीफेरा में स्पॉन्ज आता है, द पोरीफेरा का एक एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, फिर सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनका क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस है, क्योंकि ये डेवलप्ड है बट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, ओके डेवलप्ड है, तो इनका जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन होगा और इनका रिस्पिरेशन चलेगा। अब यहाँ बात कर ले अगर मैं अर्थवर्म और आर्थ्रोपोडा, अर्थवर्म क्या होता है, एक ना जैसे केंचुआ हम देखते हैं अपने आसपास, अर्थवर्म जो है उसकी जो स्किन होती है ना, वो बहुत ही मॉइस्चराइज, ऐसा लगता है कि यार चमक रहा है, बहुत मॉइस्चर है, तो जो मॉइस्ट क्यूटिकल होता है ना, उसके थ्रू वो उनका रिस्पिरेशन चलता है। और अर्थ्रोपोडा देखिए आपके दो फेज में हम उन्हें देख सकते हैं, एक होता है लैंड पे, एक होता है वाटर पे। अगर वाटर में है, एज वी ऑल नो, वाटर में होती हैं फिश सबसे कॉमन, और उनके पास प्रेजेंट होते हैं गिल्स, राइट, और उस गिल्स के थ्रू वो अपना रिस्पिरेशन करती हैं। और ठीक ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे आर्थ्रोपोडा के अंदर, गिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो अपना मतलब वाटर में वो कर लेते हैं, रिस्पिरेशन कर लेते हैं। बट लैंड में क्या करेंगे, लैंड में जैसे हमारे पास ये देखिए, ये ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया ट्यूब, ऐसा ही प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा में भी, ट्रैकिया ट्यूब होता है, उसके थ्रू वो अपना
वो करेंगे, रिस्पिरेशन करेंगे। और मोलस्का कैसे करेगा, इनके पास भी क्योंकि ये एक्वेटिक है तो इनके पास भी गिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे करेंगे। इकानोडर्मेटा में ट्यूब फिट होता है, ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो जब हम उसको पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिश वी ऑल नो, जैसा भी मैंने कुछ देर पहले भी बोला है, के पास गिल होता है। और फ्रॉग, अब फ्रॉग की बात करें, अगर हम फ्रॉग की लाइफ साइकिल को ऐसा रिकॉल कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ये चीज़ समझ में आ रहा है कि एक टेडपोल स्टेज होता है उनका, और एक होता है कि हाँ मैच्योर हो गया है। तो टेडपोल इस मतलब स्टेज में ना, क्योंकि वो एक्वाटिक होता है, यहाँ पे गिल लाइक स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर वो लैंड पे है तो एक पल्मोनरी रिस्पिरेशन हो सकता है, एक हो सकता है क्यूटेनियस रिस्पिरेशन हो सकता है, यानी कि स्किन के थ्रू, एक बकोफेरेंजियल रिस्पिरेशन हो जाता है इनके में, किसमें, आर्थ्रोपोडा में, सॉरी फ्रॉग्स में, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करूँ ह्यूमन, जैसे हमारे पास सामने स्ट्रक्चर है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हमारे पास जनरली सबसे पहले ये 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, जो हमारे अपर लिप के ऊपर की तरफ 2 नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, या 1 पेयर नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर नेसल पैसेज आता है, एंड देन हमारे पास आता है नेसल कैविटी, ये आप देख सकते हैं नेसल कैविटी, उसके बाद आता है नेसल पैसेज, पतली सी ट्यूब, फिर वो जाके बड़ी जगह खुल जाती है, ऐसा समझ लें। तो नेसल कैविटी आ जाता है। फिर इसके बाद से क्या होता है कि फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स आप यहाँ देख रहे हैं, फेरिंग्स एक इंपॉर्टेंट बात है फेरिंग्स के बारे में नोट करने वाली, कि एक कॉमन होता है, कॉमन एरिया होता है फूड के लिए और वाटर के लिए, ठीक है, यानी कि फूड एंड वाटर दोनों यहाँ पे आते हैं, और दोनों ही गलत जगह ना चले जाएं, इसके लिए यहाँ मतलब इसके नीचे जो लैरिंग्स है ना, वहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, कि अगर हम फूड ले रहे हैं तो वो विंड पाइप को बंद कर देगा, और अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो फूड पाइप को बंद कर देगा, ताकि जो जहाँ जाना है वो वहीं पर जाए। तो जिससे होता नहीं कि कोई खाना खाते खाते हंसता है या फिर बहुत बोलता है तो उसको खाना सरक जाता है, बहुत खांसी आती है, आंखों से पानी आने लगता है, तो थोड़ा बोला जाता है कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, शांत होकर खाना खाना चाहिए। उसका एक ये रीज़न भी है कि जो एपिग्लॉटिस होता है वो तो करता है, इसी 2 पाइप है, ठीक है, यहाँ पे कहीं एपिग्लॉटिस ऐसा प्रेजेंट है, अगर हम फूड ले रहे हैं तो ये विंड पाइप को बंद करेगा, क्योंकि अगर फूड पार्टिकल हमारे लंग्स में चलेगा तो बहुत मतलब हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो और जब हम विंड लेंगे तो ये फूड पाइप को बंद कर देगा, ये इसका यही काम होता है एपिग्लॉटिस का। इसके नीचे आएगा हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम एक साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे नेक एरिया में ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, वो लैरिंग्स है, वो साउंड बॉक्स है हमारा। फिर आता है विंड पाइप। अब आप इसमें देखिए, फिर आएगा फेरिंग्स है, ठीक है, ये रहा फेरिंग्स, ये रहा लैरिंग्स, फिर आगे हमारा ट्रैकिया, यानी कि विंड पाइप और ट्रैकिया एक ही स्ट्रक्चर को कहते हैं, चाहे आप उसको विंड पाइप कर लो, चाहे आप उसको ट्रैकिया कर लो। फिर ट्रैकिया जो है आगे जाकर के 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड हो जाएगा, ऐसा 2 पार्ट में, ठीक है। एक हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, ठीक, ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स हो जाएगा, ब्रोंकाई एक्चुअली। उसके बाद से फिर सेकेंडरी, फिर जैसे ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर ये प्राइमरी है, और फिर अंदर अंदर जाके ना इसका छोटा छोटा ऐसा रेशा लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ऐसे ऐसे जाएगा, और लास्ट में क्या बनेगा, ये एल्वियोल बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पे इसका नाम लिखा है पल्मोनरी एल्वियोलस। तो इसमें क्या होता है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एल्वोलाई या एल्वियोलस जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास ऑक्सीजन रहता है, और जो कैपिलरीज आप देख रहे हो इसमें ब्लड आएगा, मतलब ये ब्लड आएगा, तो ये ब्लड क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन ले लेगा और अपना CO2 इसको दे देगा। ये ब्लू एंड रेड लाइन आप देख रहे हैं ना कैपिलरीज का, जो रेड है उनके पास ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन लेकर के वापस टिश्यू के पास जा रही है, और जो ब्लू है वो ऑक्सीजन लेने आ रही है, ठीक है, और CO2 मतलब CO2 देगी और ऑक्सीजन लेगी, ऐसा चलता है। कि जो कैपिलरीज हैं इसमें जो ब्लड है, इसमें जो एक ब्लू है एक रेड है, तो ब्लू वाले में क्या है कि CO2 प्रेजेंट है, वो CO2 दे करके ऑक्सीजन लेने आ रही है, और जिसके पास ऑक्सीजन मिल गया है, जैसे जनरली हम अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहीं, कहते हैं भाई लाइन लगा के आओ, लाइन लगा के आओ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इधर से आओ और एग्जिट इधर से। फॉर एग्जांपल हम मूवीज़ में जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, तो क्या होता है, एक एग्जिट गेट होता है, एक एंट्री का गेट होता है, ठीक है। तो एक एंट्री गेट है, एंट्री में कौन आ रहा है, जिनको ऑक्सीजन लेना है वो अंदर थिएटर में आ रहे हैं, थिएटर में से आके ऑक्सीजन ले रहे हैं। थिएटर मतलब क्या, ये एल्वियोलाई वाली स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें आ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और एग्जिट वाले गेट से निकल रहे हैं। तो जो निकल रहे हैं वो हो गए आपके रेड वाले, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जो लेने आ रहे हैं वो ब्लू लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको CO2 देके ऑक्सीजन लेना है, यहाँ भी एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, फिर जो हमारा ब्लड है वो यहाँ सिंपल डिफ्यूजन से ऐसा काम करके वो चला जाता है हमारे टिश्यू के पास। टिश्यू के पास जाके क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टिश्यू को हमारे, और उसके बाद CO2 बना कहाँ से, पहले हमने पढ़ा कि एक O2 आया, सॉरी मैं राइट नहीं कर सकती यहाँ पे, आई डोंट हैव बोर्ड या समथिंग
टू राइट, तो इसलिए मुझे ऐसा ही बताना पड़ रहा है। डेफिनेटली अगर हम ऑफलाइन क्लास में होते, बोर्ड होता या कुछ मेरे पास मैनेज करने के लिए कुछ होता तो मैं डेफिनेटली लिख के वो आपको रिएक्शन बताती। बट यहाँ मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हमारे टिश्यूज़ में CO2 आया कैसे, क्योंकि हम तो O2 ले रहे हैं ना, तो CO2 कहाँ से आ गया, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बन सकता है। तो जैसे O2 ले रहे हैं, वो O2 जो भी हम फूड पार्टिकल खा रहे हैं वो डिवाइड हो जाता है फैटी एसिड में, या फिर जो ग्लूकोज वगैरह में हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद से एनर्जी वो डाइजेस्ट होता है, तो छोटे छोटे बॉडी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना। मतलब मैं आपको जब वो सारे चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं डिटेल में बता पाऊंगी। तो ये मैं अभी फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी बता रही हूँ, उससे मैं एक मोटा मोटा रिएक्शन बता रही हूँ। O2 आया, हमारे अंदर के अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन, फैटी एसिड, ग्लूकोज को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। कौन ऑक्सीडाइज करेगा, O2 जो हम इनहेल कर रहे हैं। और बदले में क्या बना के देगा, हमारा बाई प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। डेफिनेटली ये ऑक्साइड CO2 यहाँ से आता है, ठीक है। उसके बाद से और क्या बनेगा, ATP एनर्जी, जो हम एनर्जी अपने डेली एक्टिविटी में यूज़ कर लेते हैं। और क्या बनेगा, H2O यानी कि वाटर। तो H2O तो एक्सक्रेटा है, निकल जाएगा अगर एक्सेस है बॉडी में तो, ठीक है। इसलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा H2O मतलब पानी भी नहीं पीना चाहिए जो नुकसान कर जाए बाद में। CO2 भी हम इनहेल एक्सेल के थ्रू, मतलब इनहेल करके ऑक्सीजन लेंगे, एक्सेल करके CO2 निकाल देंगे। ATP हम अपनी डेली एक्टिविटी में यूज़ कर लेंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला ऐसा हो गया। तो अभी मैं बस इतना ही कर रही हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था ये। अब नेक्स्ट में अगर नीड हुई तो मैं पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिटेल में बताऊंगी। एंड आई विल ट्राई कि मेरे पास बोर्ड या कुछ ऐसा हो जिसकी तरह मैं आराम से एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू।